नमस्कार दोस्तों। लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज अपन लोग देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक प्रॉब्लम जिसका नाम है रेजिस्टेंस, उसको समझेंगे। ठीक है, जैसे कि अपन लोग जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करने के लिए हम लोग तार का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और इसका लेंथ कितना होता है, एल होता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया में है ए। यह सर्कुलर एरिया है, इसका वैल्यू होगा पाई आर स्क्वायर या तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर। यहाँ पे आर इसका रेडियस होगा, डी डायमीटर। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि यदि हम लोग इसको एक बैटरी से जोड़ेंगे, इस टर्मिनल को पॉजिटिव से और इस टर्मिनल को नेगेटिव से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से होगा इधर की ओर। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इस साइड और जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, फोर्स लग रहा है तो मूव करेगा, और जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसको डी बोलते हैं, वेलोसिटी से। तो जब ये मूव करेगा दोस्तों, अपना जो पेरेंट एटम है, पेरेंट एटम क्या है, ये काम केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं हो रहा है, यहाँ जितना भी इलेक्ट्रॉन इस तार में मौजूद है सभी इलेक्ट्रॉन का संख्या है। इसको थोड़ा बाहर निकाल के इधर समझाता हूँ आपको। इसके अंदर जो तार है, इसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे, इस तरह करके बहुत सारे एटम। किसी एक एटम से मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर की ओर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी एटम से, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वो जो एटम है वो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिव आयन। ये तो यही का यही रहेगा, मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मान लिया यहाँ पर आएगा। सेम काम इस एटम के लिए, उससे जस्ट पीछे वाला एटम के लिए भी हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेगा आगे की ओर, तभी यहाँ पे आप देखो इससे टकराएगा कि नहीं टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एटम, पॉजिटिव आयन। तो इससे जो टकराएगा, जितना वेलोसिटी से इसको मूव करना चाहिए था, जितना रफ्तार से इसको मूव करना चाहिए था, उतना रफ्तार से ये मूव नहीं कर पाएगा, बल्कि इसकी रफ्तार कुछ कम हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी मान लिया v, क्योंकि जैसे ही टकराया तो जो नया वेलोसिटी देगा वो इस विधि से जो वेलोसिटी जो, और ये काम केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होगा, यहाँ पे तमाम इलेक्ट्रॉन है, तो तमाम इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो ये जो बैठा हुआ आयन इससे भी टकराएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन मान लिया इधर से टकराया, यहाँ से टकराया और अपना रास्ता बदल के इधर आया, तो यहाँ इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जैसे निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन से भी टक्कर होगा। तो ये इस एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है, जितना रफ्तार से मूव करना चाहिए उतना रफ्तार से नहीं मूव करेगा, तो टक्कर के बाद स्पीड इसका कम हो जाएगा। तो आप देखो, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके मूवमेंट में, मतलब मूविंग जब कर रहा है तो अपोज कर रहा है। कौन अपोज कर रहा है, एक तो ये पॉजिटिव आयन और ये खुद इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों चार्ज, ये भी चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज है, ये आयन भी चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव आयन, और ये इलेक्ट्रॉन खुद है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, इसका रास्ते में आकर इस पर स्पीड को घटा दे रहा है। इसी अवरोध को, इसी अपोजिशन को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको बता दें, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बता देता हूँ। इज अपोजिशन, opposition of electric current during flow of charge, flow of charge, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। बी नंबर पे डिनोटेड बाय इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में, लेकिन जब इस रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट डायग्राम में दिखाएंगे तो उसको हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसके लिए, सर्किट के लिए है। ये किसके लिए, जब मैथमेटिकल फॉर्मूला अपन लोग लाएंगे
दूसरे नंबर पे इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है ओम। क्या होता है? और इसका एसआई यूनिट होता है। चौथे नंबर पे ये जो अपोजिशन क्रिएट कर रहा है तार के अंदर, वो अपोजिशन अमाउंट में कितना होगा, मतलब मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो मैथमेटिकल फॉर्मूला होना चाहिए अपने पास। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला इसको है और ये है। मैथमेटिकल फॉर्मूला है आपका, आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रो एल बाई बी। ये एल क्या है? तार की लंबाई, यहाँ पे हमको लिया है। और ये क्या है? इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका वैल्यू पाई आर स्क्वायर या तो पाई बाय 4 टी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे नया एक टर्म आया हुआ है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये बात भी आपको याद रखना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये क्यों है ऐसा? लेट तो समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। ये रो क्या बता रहा है? रो बताता है इस मटेरियल का प्रकृति, नेचर ऑफ द मटेरियल बता रहा है। ये तार हमने किसका लिया ये अभी पता नहीं। जिस दिन मैं बोल दूंगा ये वायर कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, जिंक का है या आयरन का है, किसी मेटल का हो सकता है वायर, तो उस दरमियान में अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, अलग अलग मटेरियल के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग। तो इस मटेरियल का प्रॉपर्टी फ्री इलेक्ट्रॉन कितने पाएंगे वो कौन बताएगा? इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लो कि रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल बताता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा। और ये रेजिस्टिविटी हम लोग प्रैक्टिकली लैब में प्रयोग करके वैल्यू को निकालते हैं, इसीलिए क्वेश्चन वाला रेजिस्टिविटी देगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लेना चाहते हैं तो, अदरवाइज खत्म ना होगा इसको यहाँ पे निकाल ये काम का ये सब आपका बस। तो इस रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अबाउट ऑफ रेजिस्टिविटी, अबाउट रो। तो रो मेरा क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेजिस्टिविटी नंबर वन। नंबर टू में ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर को बताता है कि कॉपर डाइड मतलब ये बता वायर के बाद। ठीक है। तीसरे नंबर पे इसका फॉर्मूला देखिए तो क्या होगा? फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं ना। अपने को रो चाहिए तो बाकी सारे टर्म को उधर भेज दीजिए। तो अपन लोग बाकी टर्म को उधर जब भेजेंगे, ये रो आर को रहेगा ही, ए डिवाइड हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड हो गया, और ये आपका एल सॉरी ए मल्टीप्लाई हो गया, एल डिवाइड हो। इसका कोई एसआई यूनिट पूछेगा दोस्त तो कैसे लिखोगे आप एसआई यूनिट? सॉल्व करना पड़ेगा एसआई यूनिट के लिए। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। तो मीटर और मीटर कट गया, एक और मीटर बचेगा, मीटर मीटर है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर, मीटर मीटर के दोस्त ओम मीटर। ये है तमाम कहानी रेजिस्टेंस का। ठीक है। अब एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद छोटा सा हम लोग नोटिकल देखेंगे, फिर हम लोग सेशन को एंड अप करेंगे यही। क्वेश्चन देख लेता हूँ कोई बढ़िया से मिल जाए तो।
ओके, आप हो गया बेटा। क्वेश्चन है, गिवन है क्वेश्चन में एल बराबर 1 मीटर दिया हुआ है, डायामीटर बी बराबर 0.4 मिलीमीटर दिया हुआ है और रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 2 ओम। कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी बराबर क्या होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना। तो साथ ही अपन लोग जानते हैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जानते हैं, या तो आर बराबर अपन लोग जानते हैं रो एन बाई टू, एक और रो चाहिए तो रो बराबर इसके इधर भेज देंगे तो आर ये अपॉन एल। क्वेश्चन में आर गिवन है, ध्यान रखेंगे, एल गिवन है, ध्यान रखेंगे, एरिया गिवन नहीं है। तो एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मैंने बताया था आपको एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसको 1 मान लेते हैं। नाउ ए बराबर, तो क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। लेकिन ये जो डायमीटर है वो मिलीमीटर में, और मैंने आपको कई क्लासेस में बोल चुका हूँ कि जब भी ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो भी गिवन डेटा है उसको ऐसा ही यूनिट रिस्पेक्टिव ऐसा ही यूनिट में बदल दीजिएगा। तो ये ऐसा यूनिट में नहीं, मिलीमीटर ऐसा यूनिट में, तो उसको ऐसा ही यूनिट बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, v बराबर 0.4 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस, ये हो गया। इसको जब आप उड़ाओगे तो नीचे 10 आएगा, 10 ऊपर जाते फिर से इसमें जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई बाय 4 4 इंटू डायमीटर की जगह 10 की पावर माइनस 4, ये स्क्वायर यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जाएगा तो 4 गुना 8, 10 की पावर माइनस 8, और ये पाई आपका ये कटेगा 4 गुना, तो 4 चौका 16, 4 बार में यानी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये एरिया है। आप क्या करेंगे, इस एरिया का बिंदु को यहाँ पे रख लेंगे 1 और 1 रो इक्वल टू आर का मान लिखिए 2 ओम, ए का मान आपने यहाँ निकाला 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस, और एल एल का मान 1 मीटर, 1 मीटर की है रखने से जो करके भी पड़ा, तो ये 4 गुना 8 पाई 10 की पावर माइनस। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है 4 मीटर, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया 4 मीटर, ठीक है। अब हम लोग कुछ और एक आध दो बातें जान लेते हैं रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, ये काम का चीज है, इसको भी आप लोग समझिएगा। ये हो गया रेजिस्टिविटी किस इस पे डिपेंड करता है, ये काम का चीज है, अभी क्लास से छोड़ के नहीं जाना है, इसको भी देख लीजिए पहले, देखिए फैक्टर फैक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करता है, सबसे पहले नंबर पे नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, भाई कॉपर का तार, एल्युमिनियम का तार, आयरन का तार, जिंक का तार, ये सब क्या है, मेटल है। हर एक मेटल का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, तो यदि किसी में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को करेगा, है ना। जो अलग अलग तार लाने के अलग अलग इलेक्ट्रॉन मिलेगा, किसी में कम इलेक्ट्रॉन किसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अब जिसमें कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कम मूव करेगा, कम मूव करेगा तो कम टक्कर होगा,
जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ज्यादा टक्कर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा बढ़ेगा। तार का प्रकृति पे भी डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस। दूसरे नंबर पे लेंथ ऑफ द मेटेरियल, लेंथ ऑफ मटेरियल मान लिया किसी दिन आप ये बातें भूल गए, ये फॉर्मूला याद रखना, तो रो एल बाई ए, ठीक है। तो देखो रो क्या बता रहा है, नेचर, ये बात लिखा। एल क्या बता रहा है, ले, ये बात अभी लिखा। तो एरिया भी लिखेंगे, सही बता रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। वायर ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन वायर ऑफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर लिखा जा सकता है। तीन नंबर पे अभी बताओ वही कैसे हो रहा है, रेडी कैसे करना है, क्या करना है। इसमें नंबर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। खाली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको देखेंगे टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, और वो डेरिवेशन भी करना है अपने को। अभी फिलहाल ये तो समझ आ गया आपको, अभी इस पे समझाता हूँ। जैसे देखो भाई, लंबे तार होंगे, ज्यादा लंबा तार होगा तो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा टक्कर होगा, और तार यदि पतला है तो भी ज्यादा टक्कर होगा। तार को यदि आप मोटा करते हो, मोटा तेजा से मतलब ये कर दो तो मोटा कर दो तो ये बढ़ेगा, और ये मेरा क्या है, और सेक्शन एरिया है, ये वाला सेक्शन छोटा, इसके तो जब बड़ा एरिया करो तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा। इसमें क्या है, कम डिटेक्टर ज्यादा होने की संभावना, इसीलिए लेंथ ऑफ प्रोसेस डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, तो उसके वजह से भी ये करता रहता है। उसके वजह से भी क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे, ज्यादा तक, ठीक है। फिर इसमें और अच्छे से समझेंगे, अभी इतना अच्छा से मैंने आपको समझाया नहीं, दिमाग पे जोर ना डाले कि टेम्परेचर वाला समझ में नहीं। अगला लेक्चर आएगा स्पेशल टेम्परेचर के लिए, फॉर्मूला भी है, डेरिवेशन, उसको भी देख लेंगे। तो आज की सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करें। थैंक यू सो मच।